तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी कोर है उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो जो आपका ये वीकली टेस्ट है वैसे उसमें ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है। तो कवि जो है वो तेज बौछार जो है वो बंद हो गया, चले गया, तो कौन सा महीना चला गया उसके बारे में बताया। तो कवि के द्वारा बताया गया है कि भादो महीना ख़त्म हो गया, पार हो गया, ठीक है। तो कविता पढ़िएगा, है ना। चलिए, किसकी आँखों जैसे लाल सवेरा हुआ है, मतलब कि किसकी आँखों जैसे लाल सवेरा हुआ है। तो किसकी आँखें हैं? बिल्ली की, खरगोश की, बंदर की या गाय की। तो आप लोग जानते हैं कि जो खरगोश की आँख होती है वो क्या है, लाल होता है, और कविता में भी यही बताया गया है। तो चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किस समय बजाते हैं, ठीक है। किसके समय बजाते हैं, मतलब पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं। तो ढोलक के समान, वीणा के समान, और यहाँ पे बांसुरी के समान या मृदंग के समान। तो बाबू लोग बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, मृदंग के समान होगा, ठीक है। यहाँ पे समय के जगह पर समान होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तो पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तो बाबू लोग बताते चले कि इसका जो बच्चे जो होते हैं, बच्चों के पैरे की ओर घूमती हुई नज़र आती है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर गा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण का आरंभ जो हुआ है, ठीक है, वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो आत्म परिचय कविता में कवि जो संदेश दिए हुए हैं वो दिया हुआ है मस्ती के बारे में बताया। किसके बारे में? मस्ती के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन का सही होगा। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है। तो पथ में होने वाली रात की आशंका से जो भयभीत है वो थकापंथी भयभीत होते हैं, ठीक है, थकापंथी, ठीक। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है। तो सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जो कहा गया है वो पतंग को कहा गया। किसको बाबू लोग? पतंग को कहा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या थी। आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा फिल्म है, आलम आरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई है। तो दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई। तो बाबू लोग बताते चले कि दूरदर्शन की रजत जयंती जो मनाया गया था वो 1984 में मनाया गया था। कब? 1984 में, ठीक है। मतलब आप देखिए, सिल्वर, आप रजत को आप सिल्वर समझिए, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं 25 ईयर्स, है ना। कब मनाया गया था? तो 1984 में हुआ था। तो आप लोग बताते चलिएगा कि दूरदर्शन की गठन कब हुआ था, दूरदर्शन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है, कहता है कि पतंग कविता में शरद ऋतु की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो पतंग जो कविता है, ठीक है, पतंग कविता का नाम ही पतंग है, ठीक है। इसमें क्या है कि शरद ऋतु के वो विशेषता क्या बताई गई है। तो इसमें बताई गई है कि इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है, धरती भी धुली हुई सी रहती है, हवा मंद मंद चलती है और धूप में
ताज़ी चमक रहती है। यह ऋतु सुहानी एवं आनंददायी लगती है। यही पतंग कविता में शरद ऋतु की विशेषता बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे दिया हुआ है, कहता है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान होते हैं। कवि में ऐसा क्यों कहा गया है? तो कवि जो है या कविता में ऐसा इसलिए कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है। मतलब कवि का कहना है या कवि का मानना है कि दुनियादारी में जो दुनियादारी के चीज़ में जो डूबे रहता है, ठीक है, दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना, ये नादानी है, मूर्खता है। नादाना दुनियादारी का प्रतीक है और इसके पीछे उलझे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दाना, और यहाँ पे जो दिया गया है ना, दाना और नादान जो दिया गया, ये दोनों का माने आप समझ गए। दाना का माने जो यहाँ पे इसमें कविता में बताया गया था, ठीक है, तो दुनियादारी, और यहाँ पे नादान मतलब जो मनुष्य उलझे हुए रहते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसी को नादानी कहा गया या नादान कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कवि का कहने का मायने यही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता पतंग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए, जो पतंग कविता है इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है, कवि आलोक धनवा ने के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। पतंग के माध्यम से कवि ने बच्चों की पतंग उड़ाने की उत्साह प्रवृत्ति को बताया है। ठीक है, बाल कीड़ाओं एवं प्रकृति में परिवर्तित सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग उड़ाना बच्चों का बहुरंगी सपना है। आसमान में उड़ती पतंगें बच्चों की इच्छाओं की उड़ान को गति देती है, साथ ही निडर, सावधान व खतरों से खेलने के लिए उत्साही बनाती है। गिरकर उठने का हौसला तथा तुरंत तेज गति से फिर से अपने पतंगों के काटने, उड़ाने, ढील देने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तत्पर करती है। बच्चों का उत्साह प्रकृति को अपना साथ देने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैर के पास। कवि का कहना इसलिए था कि पृथ्वी जो है और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैर के पास। क्यों? क्योंकि जो भी इस कविता में, पतंग कविता में बच्चों के बारे में प्रदर्शित किया गया है, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो चलो, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो देखो, पत्रकार जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला पूर्णकालीन पत्रकार। अब पूर्णकालीन पत्रकार क्या है? तो इस श्रेणी में पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। मतलब कि पूर्णकालीन मतलब पूरे काल में वो पत्रकारिता ही करेंगे। कोई भी संस्था के साथ जुड़ गया और दिन भर वही उसी का काम पत्रकार के बारे में ही ये करना। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल चलता है ना, तो उसमें जो पत्रकारिता कर रहा है, तो पत्रकारिता कर रहा है तो इसी में पूरे समय व्यतीत कर दे रहा है। ठीक है, उसको पूर्णकालीन कहते हैं। अंशकालीन पत्रकार, इस श्रेणी में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए कार्यरत रहते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको हम लोग पार्ट टाइम जॉब कहते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अंशकालीन पत्रकार
जो पत्रकार पार्ट टाइम पत्रकारिता करता है उसी को अंशकालीन पत्रकार कहते हैं। और यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे फ्रीलांसर पत्रकार। तो फ्रीलांसर पत्रकार का है कि इस श्रेणी के पत्रकार का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों को के लिए लिखते हैं। मतलब फ्रीलांसर वो फ्री होते हैं, ठीक है। वो अगर सपोज मान लीजिए कि कोई बात को या फिर वो रिकॉर्ड किया या फिर वो उसके बारे में रिसर्च करके रखा, तो जो न्यूज एजेंसी उसको अधिक मात्रा में समाचार एजेंसी अधिक पे करेगा, उसी को अपना ये टोटल कुछ दे देगा, बोलेगा लीजिए आप ये पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीलांसर। तो पत्रकार कितने प्रकार के हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर पत्रकार, ठीक है। बाबलों के दिमाग में लोड करके रखना, परीक्षा में पूछा जा रहा है या हो सके वीकली टेस्ट में ही आ जाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है जन संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन है। तो जन संचार मतलब कि लोगों के बीच में जो संचारित करता है उसी को जन संचार के प्रमुख कार्य इस प्रकार से सूचना देना। तो जो जनसंचार होता है वो क्या करता है? सूचना देना। क्या है? सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए भी दुनिया भर में सूचनाएं प्राप्त करते होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है, ठीक है। तो पहला है जनसंचार का पहला कार्य क्या है? सूचना देना। दूसरा शिक्षित करना, जैसे कि दूसरे किसी लोगों को शिक्षित जागरूक करना, ठीक है, शिक्षित करना, ये है जनसंचार के दूसरा कार्य, प्रमुख कार्य में से। फिर मनोरंजन करना, जैसे कि देखिए अगर आप हम लोगों को जैसे कि एक आज से कुछ समय पहले कोरोना का जो चल रहा था, तो कोरोना का जो कुछ ये था, तो ये न्यूज़ चैनल के ऊपर भी प्रचार हम लोग देख रहे थे, उसमें हेलो ट्यून बात कर रहे थे, उसमें हर जगह पे आपको बताया जा रहा था कि कोरोना क्या है, कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है, कोरोना से क्या क्या हो सकता है। तो ये हम लोगों को नॉलेज दे रहा है, सूचना दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, शिक्षित कर रहा है, ठीक है। मनोरंजन, जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, तो कोई ऐसा मूवी होता है कि जो लोगों को उसमें मतलब कि ढालने का प्रयास करता है, वो मनोरंजित करना। एजेंडा तैयार करना, और वो एजेंडा तैयार करना, जैसे कि अभी सपोज मान लीजिए कि बजट अभी आने वाला है, ठीक है। तो जो बजट आएगा तो इसके बारे में लोगों से कभी अगर सपोज मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि आपके अनुसार क्या कौन सा बजट क्या होना चाहिए, तो वो सब भी हो गया। तो एक एजेंडा तैयार करना, ये सब होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो मनोरंजन, शिक्षित करना, सूचना देना, एजेंडा तैयार करना, ETC, और यहाँ पे निगरानी रखना, विचार विमर्श के मंच, ETC आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे आपको प्रश्न बताए हैं, या तो आपके परीक्षा में शामिल होगा या फिर आपके बोर्ड वीकली टेस्ट में शामिल हो रहा है। इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।